नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटिटीज के विषय में बात करेंगे जिनको कहते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट। यह दोनों हाइपरग्लाइसीमिया से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण एंटिटीज हैं जो कि किसी इमरजेंसी के रूप में हमारे सामने आती हैं। इनको किस प्रकार से पहचानना है, इनके क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, यही आज के वीडियो का प्रमुख भाग है। देखिए, सबसे पहले यह बहुत आवश्यक है समझना कि हाइपरग्लाइसीमिया के साथ सिम्टम्स भी हाइपरग्लाइसीमिया के अनुपात में ही होंगे, यह आवश्यक नहीं। कई रोगी ऐसे होते हैं जिनका जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो बहुत हाई होता है, बहुत अधिक हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और चलते फिरते बिना किसी लक्षण के हमें ओपीडी में दिखाने आते हैं। इसके विपरीत कई ऐसे लोग हैं जिनका जो ग्लूकोज लेवल है वो तो बहुत ही माइल्डली एलिवेटेड होता है, लेकिन उनको सिम्टम्स बहुत अधिक होते हैं और वो कई बार किसी इमरजेंसी में और कोमा की स्थिति में भी सामने आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हाइपरग्लाइसीमिया अलग है और सिम्टोमेटोलॉजी अलग है। तो हमेशा यह सोचना कि जितना सीवियरिटी ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया है उतने ही सिम्टम होंगे, यह सही नहीं है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति में डायबिटीज के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। तो कोई व्यक्ति अधिक सिम्टम्स के साथ में, कोई व्यक्ति कम सिम्टम्स के साथ में आता है। वास्तव में इनमें से कई कारण ऐसे भी होते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया कितना तेजी से विकसित हुआ और कितना उसकी क्वांटम ऑफ एलिवेशन है किसी थोड़े से समय में, वह बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे बढ़ने वाला हाइपरग्लाइसीमिया सिम्टम्स कम देगा और कुछ ही समय में बहुत अधिक तेजी से बढ़ने वाला हाइपरग्लाइसीमिया सिम्टम्स ज़्यादा देगा। यह एक हम कह सकते हैं कि एक कॉमन सी धारणा है और जैसा कई मरीजों में हो सकता है, लेकिन यह भी हमेशा होगा, यह अवश्य हर किसी पेशेंट के लिए सत्य नहीं। तो यदि कोई पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है, हम देखते हैं वार्ड में कोई सीरियस पेशेंट, इमरजेंसी में कोई सीरियस पेशेंट है और उसको हाइपरग्लाइसीमिया है, तो इसमें संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, दो तो संभावनाएं वह हैं जिनके विषय में हम लोग को आज डिस्कस करना है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट। यह तो हो ही सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति को इन दोनों में से कोई ना कोई परेशानी हो ही। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पहले से बहुत ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के पेशेंट थे और उनको किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम के, किसी सिस्टमिक इलनेस के कारण से वो वार्ड में दिखाने आए। तो उनको डीके भी नहीं है, उनको एचएचएस भी नहीं है, वह केवल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है विद सिस्टमिक इलनेस, जो हो सकता है उस सिस्टमिक इलनेस और स्ट्रेस के कारण से और अधिक बढ़ गई हो। तो वो डीके और एचएसएस में नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति वह भी हो सकते हैं जिनको पहले से कोई ज्ञात हिस्ट्री नहीं थी डायबिटीज होने की और वह किसी इलनेस के दौरान स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया लेके आए। तो इस प्रकार हाइपरग्लाइसीमिया इन इमरजेंसी की यह चार मुख्य प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जो ज्यादा सीरियस और ज्यादा रेलिवेंट हैं, जिनको डायग्नोसिस और जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है, वह है डीकेए और एचएचएस। आइए इन्हीं को हम लोग अब विस्तार में समझते हैं कि इनको किस प्रकार से पहचानेंगे। वास्तव में डीकेए, यह जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसके तीन जो नाम के जो तीन शब्द हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यही इसके प्रमुख अंग हैं। डायबिटीज का अर्थ हाइपरग्लाइसीमिया, कीटो मतलब कीटोसिस, कीटोन्स का बढ़ जाना, चाहे वो ब्लड में हो या यूरिन में हो। वास्तव में जब ब्लड में कीटोन लेवल्स बढ़ेंगे तो वही कीटोनीमिया, वही कीटोन्यूरिया के रूप में सामने आएगा। और एसिडोसिस। तो डीकेए के तीन प्रमुख अंग हुए, पहला हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा कीटोसिस, कीटोनीमिया या कीटोन्यूरिया, और तीसरा एसिडोसिस। अब इनमें से क्या क्वांटम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया हो जब डीकेए कहेंगे, यह बहुत आवश्यक है समझना। वास्तव में डीकेए के पेशेंट, अगर हम कोई सीरियस पेशेंट देख रहे हैं जो कि इमरजेंसी में कोमा में आया है और हम सोचें कि डीकेए की डायग्नोसिस हम तभी कहेंगे जब 500 और 600 शुगर लेवल होगा, ग्लूकोज लेवल होगा, तो यह सही नहीं। 250 के ऊपर ही प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल का होना, उसके साथ में कीटोसिस अर्थात कीटोनीमिया या कीटोन्यूरिया और एसिडोसिस, यह तीनों मिलकर डायबिटीज के सिंड्रोम डीकेए को बनाते हैं। और यह तीनों का होना ही फ्रैंक डीके का लक्षण है। इनमें जो सीवियरिटी ऑफ इलनेस है,
वह एसिडोसिस के कारण से होती है। एसिडोसिस के 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। पहला, ब्लड का, आर्टीरियल ब्लड का पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड। दूसरा, बाइकार्बोनेट लेवल सीरम में। और तीसरा, जो सीरम में जो एनायंस हैं और कैटायंस हैं, तो एनायन गैप का बढ़ जाना, इसीलिए जिसे एनायन गैप एसिडोसिस कहते हैं। तो पीएच यदि 7.3 जो नॉर्मल पीएच है उससे कम हो जाए, बाइकार्बोनेट्स का स्तर अगर 18 से कम हो जाए, या एनायन गैप अगर 10 से बढ़ जाए, तो पीएच 7.3, बाइकार्बोनेट का लेवल 18 से कम, एनायन गैप का 10 से ज्यादा होना ही इसके एसिडोसिस को क्वांटिफाई करता है। तो इनके आधार पर ही हम एनायन गैप क्योंकि बढ़ जाता है, इसलिए इस प्रकार के एसिडोसिस को हम एनायन गैप एसिडोसिस कहते हैं, जिसमें एनायन गैप 10 से ऊपर हो। तो इस प्रकार से मित्रों हमने क्या समझा? डीके की डायग्नोसिस के 3 प्रमुख अंग, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोसिस अर्थात कीटोनीमिया या कीटोन्यूरिया, और जो एसिडोसिस के भी 3 अंग, आर्टीरियल पीएच का कम होना, बाइकार्बोनेट लेवल का कम होना और एनायन गैप का बढ़ जाना। तो अब यह जो एसिडोसिस है, ये एसिडोसिस ही डीके का सबसे प्रमुख, सबसे सीरियस कंपोनेंट है, जिसके आधार पे डीके को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरीज में बांटा जाता है। हमने समझा कि आर्टीरियल पीएच 7.3 से कम होना एसिडोसिस का लक्षण है। तो जब 7.3 और 7.25 इनके बीच में होगा, तब इसे हम एसिडोसिस कहेंगे, माइल्ड एसिडोसिस। अगर 7.25 से 7 के बीच में हो तो मॉडरेट, और अगर 7 से कम हो तो सीवियर एसिडोसिस। अब जितना एसिडोसिस बढ़ेगी उतना बाइकार्बोनेट का लेवल प्लाज्मा में, सीरम में कम होता जाएगा। तो अगर 18 से 15 के बीच में है तो माइल्ड, 15 से 10 के बीच में है तो मॉडरेट, और 10 से कम है तो सीवियर एसिडोसिस। इसी प्रकार एनायन गैप अगर 10 से कम है तो वो माइल्ड, और अगर 12 से ऊपर है तो मॉडरेट या सीवियर। तो यूजुअली डीके की सीवियरिटी हमारी एसिडोसिस की सीवियरिटी पे गवर्न करती है। केवल हाइपरग्लाइसीमिया, केवल कीटोनीमिया या कीटोन्यूरिया तो अनेक पेशेंट्स में मिल सकता है, लेकिन वो पेशेंट्स अधिक सिम्टोमेटिक और अधिक सीरियस नहीं होंगे। यह एसिडोसिस है जो कि डीके को सीरियस बनाता है, और उसी के आधार पे डीके को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन कैटेगरीज में बांटा जाता है। अब आइए दूसरे डिसऑर्डर की बात करते हैं, एचएचएस, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। तो इसके भी 2 अंग हैं इसमें। डीके में 3 थे, यहाँ पे 2, हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपर ऑस्मोलर। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपर ऑस्मोलर का मतलब प्लाज्मा की, सीरम की ऑस्मोलैलिटी का बढ़ जाना। तो इसके 2 अंग हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर ऑस्मोलैलिटी। और यह कब कहते हैं? देखिए, यहां पर हाइपरग्लाइसीमिया एक सीवियर ग्रेड का हाइपरग्लाइसीमिया है। डीके में आवश्यक नहीं कि उतना सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो, 250 के ऊपर ही डीके की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है, क्योंकि वहां पे जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कीटोसिस और एसिडोसिस है। एचएचएस में जो मेजर एलिमेंट है वो हाइपरग्लाइसीमिया का है, क्योंकि यह हाइपरग्लाइसीमिया जो प्लाज्मा में ग्लूकोज लेवल का एलिवेशन है, यही प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी, सीरम की ऑस्मोलरिटी को बढ़ाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया यहाँ सीवियर डिग्री का होता है, मोर देन 600 मिलीग्राम %, और उसके कारण से जो सीरम की ऑस्मोलरिटी है वह भी 320 मिली ऑस्मोल के ऊपर बढ़ने लग जाती है। तो 2 कंपोनेंट्स एचएचएस के, हाइपरग्लाइसीमिया अर्थात प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 600 मिलीग्राम % से ऊपर, और हाइपर ऑस्मोलरिटी अर्थात सीरम ऑस्मोलरिटी 320 से ऊपर। ध्यान रहे कि कीटोसिस एसिडोसिस क्लासिकल एचएचएस में नहीं होती, जो कि डीके का लक्षण है। तो डीके का प्रमुख लक्षण जो उसकी सीवियरिटी को डिनोट करता है वो है कीटोसिस एसिडोसिस, जबकि ऑस्मोलैलिटी जो एचएचएस का लक्षण है वह डीके में नहीं होती। डीके में कीटोसिस एसिडोसिस होती है, हाइपरऑस्मोलैलिटी नहीं होती, जबकि जो एचएचएस है उसमें हाइपर ऑस्मोलैलिटी होती है, लेकिन कीटोसिस एसिडोसिस नहीं होती। हाइपरग्लाइसीमिया दोनों में है,
डीकेए में माइल्डर डिग्री का और एचएचएस में सीवियर डिग्री का। वास्तव में ये दोनों ही डिसऑर्डर क्या है, हाइपरग्लाइसीमिक डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन यह जो उनके एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं कीटोसिस एसिडोसिस, वह डीके की तरफ ले जाते हैं, जबकि हाइपरऑस्मोलैरिटी एचएचएस की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, अगर हम इनको आपस में कंपेयर करना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि 250 के ऊपर ग्लूकोज लेवल डीके की डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकता है यदि वो कीटोएसिडोसिस के साथ में हो, जबकि एचएचएस के लिए यह लेवल 600 के ऊपर होना चाहिए। जो कीटोनीमिया या कीटोन्यूरिया है, यह डीकेए में होता है, जो कि सिग्निफिकेंट 3+ या 4+ कैटेगरी जो यूरिन में कीटोन्स का लेवल होती हैं। एचएचएस में रेयरली मिल भी सकती हैं, यूजुअली एब्सेंट होता है, लेकिन कभी कभी माइल्ड डिग्री ऑफ कीटोसिस 1+ यूरिनरी कीटोन्स मिल सकते हैं। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एसिडोसिस के तीनों फैक्टर्स, आर्टिफिशियल पीएच, सीरम बाइकार्बोनेट और एनायन गैप एसिडोसिस, ये डीके में मिलते हैं लेकिन एचएचएस में नहीं मिलते। एचएचएस में जो आर्टिफिशियल पीएच है वो 7.3 के ऊपर ही रहती है। जो बाइकार्बोनेट लेवल है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ लग रहा है, वह 18 के ऊपर ही रहते हैं। वो 15 नहीं 18 होना चाहिए, 18 के ऊपर ही रहते हैं। और एनायन गैप कभी कभी माइल्ड डिग्री ऑफ एसिडोसिस मिल जाए, 15 तक आ जाए तो अलग बात है। एनायन गैप भी यूजुअली वह नॉर्मल ही होता है, लेकिन कभी कभी वह भी प्रेजेंट हो सकता है। ब्लड जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी है वह डीके में नॉर्मल होती है 320 से कम, लेकिन एचएचएस में यह बढ़ी हुई होती है 320 से ज्यादा। तो यह है प्रमुख डायग्नोस्टिक फीचर डीके के और एचएचएस के। प्रश्न ये आता है कि दोनों हाइपरग्लाइसेमिक डिसऑर्डर्स हैं, क्या दोनों साथ साथ मिल सकते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट में डीके के लक्षण भी हों और एचएचएस के लक्षण भी हों? वास्तव में यह दोनों ही एक ही कंडीशन हो सकता है रही हो, जो कि अपने प्रेजेंटेशन में डिफरेंट हो रही हो। 1/3 केसेस में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं, अर्थात एचएचएस में भी माइल्ड डिग्री ऑफ कीटोनीमिया और एसिडोसिस मिल सकती है, और डीके में भी अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी और डिहाइड्रेशन मिल सकते हैं। तो अर्थात शायद यह दोनों एक ही डिजीज हाइपरग्लाइसीमिया के अलग अलग मैनिफेस्टेशन हैं, जो कि अपने डेवलपमेंट के अनुसार होते हैं। डीके जो कि बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग प्रोसेस है, जो कि एक्यूट ऑनसेट का 1, 2, 3, 4 दिनों में होता है, जबकि एचएचएस एक इंसिडियस प्रोसेस है जो कि कई दिन बल्कि कई सप्ताह तक धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जिसके कारण से हाइपरग्लाइसीमिया उसका काफी सीवियर ग्रेड तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि हो सकता है आपको शब्द कुछ कंफ्यूज कर रहे हो, HHS हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, इसको पहले बहुत सारे नाम दिए गए। इसको हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा कहा गया हो, लेकिन समय के साथ देखा गया कि कोमा तो कह रहे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि हर पेशेंट कोमा में आए। कुछ पेशेंट प्रॉपर सेंसोरियम में आते हैं, तो इसका ये सोचा गया इसके नाम से कोमा हटाओ, तब इसका नाम रखा गया हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक स्टेट, HONS, कि कोमा जरूरी नहीं। लेकिन फिर यह प्रश्न उठा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट कीटोसिस भी हो सकती है, तो नॉन कीटोटिक कहना भी सही नहीं है, इसलिए अब इसका नाम दिया गया हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, जिसमें दो कंपोनेंट्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए वह दोनों आए, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर ऑस्मोलैरिटी। और कभी कभी थोड़ी कीटोसिस भी हो सकती है, कभी कभी इसमें एसिडोसिस भी हो सकती है माइल्ड डिग्री, और पेशेंट में कोमा हो या ना हो यह भी आवश्यक नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हाइपरग्लाइसेमिक डिसऑर्डर्स जो कि 4 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन में जो प्रमुख एंटिटीज हैं, जो सीरियस एंटिटीज हैं, जिनको एक अलग ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वह है डीकेए और एचएचएस। और इन दोनों में शायद ये एक ही डिजीज के अलग अलग स्पेक्ट्रम हैं, जिनमें डीकेए में कीटोसिस और एसिडोसिस प्रोमिनेंट होती है, और एचएचएस में हाइपर ऑस्मोलैरिटी और डिहाइड्रेशन प्रोमिनेंट होता है, जिनके विषय में हम लोग उनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस और उनके मैनेजमेंट को हम लोग अगले वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।